हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो आपदा प्रबंधन का जो सीरीज शुरू किया है उसमें हम लोग का अगला चैप्टर है, अगला वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ लिया है। ये हमारा चैप्टर 2 है, आपदा प्रबंधन है, क्लास 10th का जियोग्राफी है। ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है जी? तो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। मतलब इसमें हमको मुख्य रूप से जो बाढ़ और सुखाड़ है, एक तरह का प्राकृतिक आपदा है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और यहाँ से भी कुछ विशेष प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। बस आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि जो बाढ़ आता है ना, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, कि हर साल नदी में बाढ़ आता है, आखिर इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखिए इसका सबसे प्रमुख रीजन क्या है। देखिए जब नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी पत्थर उसके मार्ग में जो भी आता है ना, उस सबको क्या करती है, अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है। और कुछ समय कुछ दूरी तय करने के बाद से क्या होता है, जब वो ऐसा करती है तो उसका जो नदी का जो माने बीच वाला भाग होता है, जो खाल वाला इलाका होता है ना, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे समय पर कुछ दूरी पर जाने के बाद से जो मिट्टी होते हैं, कंकड़ होते हैं, सब नदी में क्या होते हैं कि जगह जगह पर बैठते जाते हैं। उसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। तो बहुत दूर जाने के बाद से इस तरह के नदी में जो मिट्टी कंकड़ के बालू के जो कण होते हैं ना, बहुत अधिक होते हैं, मतलब अवसाद की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो नदी का जो मैंने गहराई होता है ना, वो कम हो जाता है, नदी अब कम गहरी हो जाती है। तो जैसे ही बरसात का समय आता है, थोड़ा सा पानी वर्षा होता है, तो नदी का जो ऊपर वाला इलाका रहता है वो तो क्या होता है, ऊंचाई पर होता है। तो नदी क्या करती है, अपने आसपास वाले इलाका में बहना शुरू कर देती है, बांधों के होकर, तटबंधों से होकर, जिससे क्या होता है कि आसपास वाले इलाके में बाढ़ आ जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों की तली में अवसाद का जमा, अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि नदी क्या करती है, और मैंने आसपास किनारों से होकर आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से ये जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ आने का कारण क्या है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है, अगर बिहार को क्या होता है, गंगा नदी ठीक बीच से होकर जाती है, तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक होता है उत्तरी बिहार और एक होता है दक्षिणी बिहार। तो जो गंगा नदी से ऊपर वाला भाग है उत्तरी बिहार कहलाता है। और इस उत्तरी बिहार में लगभग प्रति साल बाढ़ आता ही रहता है, माने यहाँ पर बाढ़ अधिक आते हैं। जबकि जो हमारा दक्षिणी बिहार होता है, जो गंगा नदी से जो दक्षिण में पड़ता है ना, वहां पर बाढ़ नहीं आते हैं। वो क्या होता है कि सूखा पड़, वो माने सूखा क्षेत्र पड़ जाता है। बिहार का जो उत्तर वाला इलाका है वहां पर बाढ़ आते हैं, और बिहार में जो दक्षिण वाला भाग है वो क्या होता है, वहां पर सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ क्षेत्र में आ जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो कौन सा है, जो उत्तरी बिहार है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और कोसी नदी के द्वारा बिहार में भयंकर बाढ़ कब लाया गया था जी? तो 2008 में लाया गया था, जो क्या है, नेपाल और बिहार के सीमा पर। ठीक है, वहां पर जो तटबंध था, बांध था ना, उसी बांध के टूट जाने के कारण से बिहार में भयंकर बाढ़ आया था 2008 में कोसी नदी के द्वारा। इसके बाद है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा क्षेत्र कहलाता है या फिर सुखाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये होगा हमारा दक्षिणी बिहार। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि बाढ़ हो गया और सुखाड़ हो गया या फिर सूखा हो गया, या किस तरह का क्या है जी, आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है। तो बाढ़ और सुखाड़ ये क्या है जी, तो ये आपके प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक कारणों से इसकी क्या होती है कि उत्पत्ति होती है या फिर घटनाएं घटित होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस तरह उत्पन्न होती है। तो जो सूखा होता है ना, धीरे धीरे करके आता है, कि अचानक नहीं आता है। ठीक है, जो सुखाड़ पड़ता है या फिर अकाल पड़ता है ना, धीरे धीरे होकर पड़ता है। माने वर्षा जब कुछ समय तक लगातार नहीं होती है, तब क्या होता है कि सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि बाढ़ एकदम अचानक आ जाता है। ठीक है, कोई आशा नहीं रहती है बाढ़ आएगा क्या, कुछ समय तक लगातार वर्षा हो गई बहुत अधिक सेंटीमीटर के साथ, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। आखिर जो सूखा धीरे धीरे आता है, तो आखिर इसके लिए आखिर कौन कौन से कारक है जो सूखे को प्रभावित करते हैं। इसका क्या है कि सबसे प्रमुख है वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़बे पड़ेगा, अकाल पड़बे करेगा। ठीक है, तो वर्षा की कमी।
इसके बाद क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। चलिए हम मान लिए कि वर्षा के कारण क्या होता है कि सूखा आता है, वर्षा नहीं होने के कारण। तो आखिर इस सूखा को कम करने का, सूखे से बचाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मान लीजिए अगर वर्षा नहीं हो रही तो जितने भी नदी सारी है ना, हम क्या करेंगे, सभी नदियों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से नदियों का जल को हम उस क्षेत्र में लेकर जाएंगे जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो क्या तरीका है कि नदियों को आपस में जोड़ना। क्या है जी कि सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पर। सूखे से बचाव का प्रमुख कारण है कि नदियों को आपस में जोड़ना। किसको जोड़ना जी? तो नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, इसके बाद से एक दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत भाग पर भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। एक डाटा है, ठीक है, माने एक डाटा है कि सिंचाई आयोग के अनुसार कि जो भारत में जो माने कितना परसेंट भाग पर हर साल सूखा पड़वे करता है। अगर भारत के एरिया को 100% मानते हैं तो 16% भाग को 100 में से 16% एरिया है ना भारत में, हर साल सूखा यहाँ पर पड़वे करता है। ठीक है, चलिए एक डाटा है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि भारत में भयंकर सूखा कब कब पड़ा था। ठीक है, कुछ माने 200-300 सालों के समय में भारत में कब कब भयंकर सुखाड़ पड़ा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1877 में, 1819 में, 1899 में और 1918 में, ये अंग्रेजों के समय का सुखाड़ है। इसके बाद हम जब आते हैं आज़ादी के बाद के, तो 1966 और 1987 में क्या हुआ था कि तो भारत में भयंकर सुखाड़ पड़ा था। इसके पहले चैप्टर 1 में हमने केवल 1966 में जो भयंकर सुखाड़ पड़ा था उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, 1877 में भयंकर मैंने क्या पड़ा था, तो सुखाड़ पड़ा था। इसके बाद क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, कि विश्व का जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित बांध है वो कौन सा है और किस नदी पर है। ठीक है, तो इस बांध का नाम क्या जी? आसवान बांध है। आसवान बांध कहाँ पर है? तो आसवान जगह पर बनाया गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आसवान बांध कहते हैं। और किस नदी पर स्थित है? तो इस बांध को हमने नील नदी पर बनाया गया, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र की देन माने नील की देन मिस्र देश को कहा जाता है। नील नदी की देन किसको कहते हैं? कि मिस्र देश को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से ये जो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे लगभग पूछा ही जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बांध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो हमारे भारत देश में है और उसके बाद से यहाँ सवाल बन सकता है कि किस नदी पर है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी पर बनाया गया। वैसे एक और सवाल बन सकता है कि जो नागार्जुन सागर बांध है या फिर जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये है आपके कृष्णा नदी पर। इसके बाद से जो कि रिहंद बांध है, ठीक है, ये रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद बांध रिहंद ही नदी पर है, माने रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। अगर आ जाए कि कावेरी बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, देखिए भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए यहाँ से अब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि नदी में बाढ़ आने का, ठीक है, उसके बाद से ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार का माने बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। उसके बाद से कि बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, किस तरह की आपदा है। उसके बाद से कि सूखा की स्थिति कम किस तरह से आती है और सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हो गया। उसके बाद से यहाँ हो गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही कम है। अगर आप इतना भी क्वेश्चन नहीं याद कर सकते हैं तो जो केवल टिक मारे हैं उसको याद कर लीजिए, गारंटी है कि आपका पूरा में पूरा नंबर आएगा इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से या फिर सोशल साइंस से। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले चैप्टर 3 की और यूनिट 3 की और आपदा प्रबंधन से।